दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों भूतिया कहानियाँ तो आप लोगों ने बहुत सुनी होंगी, लेकिन जो आज आप लोगों के लिए कहानियाँ लेके आया हूँ, शायद से आप लोगों ने कभी किसी भूतिया कहानी में किसी को मरते हुए नहीं सुना होगा। लेकिन जो आज की कहानी है, इसके आखिरी तक सुनिएगा। इस कहानी को आप लोगों को थोड़ा सा एक एहसास होगा कि लोग हंसी मजाक भी इस हद तक कर देते हैं कि जिसके बाद लोगों की जान तक बनाती है और लोगों की जानें चली भी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों कहानी है लखनऊ शहर की। लखनऊ में 3 दोस्त रहा करते थे जिनका नाम था सोनू, विशाल, रोहित। तीनों लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज एक है, वहाँ पढ़ते थे और उसी के हॉस्टल में वहाँ पे रहते भी थे। एक दिन तीनों दोस्तों के बीच एक शर्त लगती है और बोलते हैं कि किसमें इतनी हिम्मत है कि कोई एक दिन एक रात पूरी कब्रिस्तान में निकाल सके। तीनों दोस्तों में से विशाल ने हिम्मत दिखाई और शर्त मान ली। अगले दिन तीनों दोस्त लोग जो थे वो विश्वविद्यालय से बाहर निकलते हैं। नदवा कॉलेज और पक्का पुल के रास्ते से होते हुए एक कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं जिसमें 1857 में मारे गए अंग्रेजों को दफनाया गया था। करीब ये लोग रात के 1 बजे उस कब्रिस्तान के अंदर खड़े थे और शायद से सड़क पे भी 1 या 2 ही गाड़ियां दिखाई दे रही होंगी इन लोगों को और पूरा कब्रिस्तान सुनसान था। तीनों दोस्त कब्रिस्तान पहुंचते हैं। कब्रिस्तान के जो चारों तरफ की जो दीवारें थी वो टूटी हुई थी, तो कोई भी उस कब्रिस्तान के अंदर आराम से घुस सकता था। रात के 1 बज चुके थे। अब कब्रिस्तान के अंदर पहुंचने के बाद ही सोनू विशाल से मजाक करते हुए बोलता है कि ठीक है विशाल, अब चलते हैं और कल मिलते हैं तेरे से, अगर तू जिंदा रहा तो। उसी का जवाब देते हुए विशाल बोलता है कि अरे जिंदा क्यों नहीं रहूंगा, मुझे भूत प्रेतों से डर नहीं लगता है और ना ही मैं भूत प्रेतों पर विश्वास करता हूँ। इतना कहकर विशाल जोर जोर से हंसने लगा। सोनू और विशाल आपस में एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, लेकिन उनका तीसरा दोस्त रोहित उसी कब्रिस्तान के आसपास की कब्रों को बड़े गौर से देख रहा था और कब्रों के ऊपर लिखे नामों को बड़े बारीक नज़र से पढ़ रहा था। रोहित का ये रवैया देख के सोनू मजाक में रोहित से बोलता है कि अरे इतनी गौर से कब्रों को क्यों देख रहा है, यहाँ इस कब्रिस्तान में जितनी भी कब्रें हैं सभी मर्दों की हैं, किसी लड़की की कब्र नहीं है जो तेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। इतना मजाक करने के बाद तीनों दोस्त बहुत तेज से हंसने लगते हैं और उनकी जो हंसी की गूंज थी वो पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। तभी रोहित बोलता है, अरे नहीं सोनू, मैं तो इन कब्रों पर लिखे नामों को पढ़ रहा था, क्योंकि पिछले हफ्ते जब मैं अंजलि के साथ यहाँ घूमने आया था तो इस थॉमस हैंक की जो कब्र है वो कब्रिस्तान के आखिरी हिस्से पे थी और मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि मैंने इसी कब्र के पास से फूलों को तोड़ के अंजलि को दिया था। रोहित की ये बात सुन के सोनू और विशाल भी एक पल के लिए सोच में पड़ गए। सबके मन में सिर्फ यही एक सवाल था कि आखिरकार कब्र एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकती है। और इस बात की पुष्टि इस तरीके से भी हो रही थी कि रोहित के तोड़े हुए फूलों की कुछ पत्तियां अभी भी मुरझाई हुई उसी कब्र के पास थी। तभी विशाल बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब मुझे और उल्लू मत बनाओ, मुझे डराने की तुम्हारी कोशिश किसी काम की नहीं है, समझ गए ना। मैं इस कब्रिस्तान से अब कल सुबह ही आऊँगा, वो भी जिंदा। चलो जाओ अब तुम दोनों लोग, मुझे अकेला छोड़ दो यहाँ पे। विशाल की बात सुन सोनू और रोहित कुछ नहीं बोले और आपस में बात करते हुए कब्रिस्तान से बाहर चले गए। और विशाल अपने दोस्तों को कब्रिस्तान से जाते हुए शांत आँखों से, नम आँखों से देख रहा था। कहीं ना कहीं उसके दिल में भी एक डर तो पैदा हो ही चुका था रोहित की ये बात सुन के। और उनके जाने के बाद विशाल उसी थॉमस हैंक की कब्र के ऊपर बैठ जाता है और बगल में पड़ी हुई घास को नोचने लगता है और बड़ी ही शांत नज़रों से कब्रिस्तान को ताड़ रहा था, पूरे कब्रिस्तान को ताड़ रहा था। इतना चल ही रहा था उसके मन में, तभी ज़मीन में से एक हाथ निकलता है, उस कब्र के ज़मीन में से जिस कब्र के ऊपर वो बैठा था, और विशाल के हाथ को पकड़कर उसे कब्र से नीचे गिरा देता है।
और जब ये घटना विशाल के साथ घटी तो वो इतना डर गया था, इतना भौचक्का हो गया था कि जब वो उठ के अपने चारों तरफ देखता है, आसपास देखता है, तो उसको कोई नज़र नहीं आता है। और जब उसकी नज़र अपने हाथ पर गई तो हाथ पर किसी के नाखूनों से नोचा हुआ था, जिससे खून निकल रहा था। उसने खुद को संभाल कर एक बार फिर कब्रिस्तान को देखा तो उसे धुआं ही धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था, जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, धुएं ने उसे घेर लिया, जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगा। और फिर अगले ही पल उसे गोली और तलवारों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ये सभी आवाज़ें उसका कोई भ्रम नहीं थी, वो बहुत डर चुका था। और उसके कुछ सोचने से पहले ही ठीक उसकी आंखों के सामने कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमतों के सिपाहियों को उन्हीं की बंदूक से उन्हीं का सीना छल्ली कर दिया, तलवारों से उनका जिस्म और उनकी गर्दन दोनों को काट दिया। और ये सब विशाल के सामने ही हो रहा था। इतना सारा खून, मौत की चीखें सुनते हुए विशाल की सांसों की गर्माहट और बढ़ गई और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। और वो इतना डर चुका था कि उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और पूरा का पूरा ये सारी पिक्चर जो थी वो उसके सामने चल रही थी। पर उससे पहले वो कुछ समझ पाता या इस सदमे से निकल पाता, अचानक ही किसी ने विशाल को पीछे से धक्का दिया और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं बल्कि उसी के दोनों दोस्त सोनू और रोहित थे। और अचानक ही वो सारा धुआं गायब हो गया जो विशाल को घेर चुका था। इसके बाद सोनू बोलता है कि अबे कितना डरता है, कितना डरपोक है तू। रोहित, अबे इतना जब डरता है तो अकेले रुका ही क्यों इस कब्रिस्तान में? ज़रा अपने चेहरे का रंग देख, डर के मारे कितना उतरा हुआ है। सोनू और रोहित ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। विशाल का मुंह देख के वो लोग समझ चुके थे कि विशाल कितना डरा हुआ है। विशाल बोलता है, बंद करो तुम लोग अपनी ये नौटंकी, चलो यहाँ से, मुझे और नहीं रहना इस कब्रिस्तान में। तुम्हें अंदाज़ा भी है मैं भी क्या देख रहा था? विशाल जानता था कि उसने जो कुछ भी देखा वो जब अपने दोस्तों को बताएगा, और शायद से वो बता भी नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी अगर किसी तरीके से बताता भी है तो उसके दोस्त उसके ऊपर हंसेंगे ही, क्योंकि वो उसने एक दिन पहले ही ये वादा किया था कि मैं भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं करता हूँ और भूत प्रेतों से डरता नहीं हूँ। तो विशाल बिना कुछ बताए झल्लाहट से वो कब्रिस्तान के बाहर जाने लगा। तभी रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। रोहित, अबे तू अकेला कहाँ चल दिया? चिंता मत कर, तेरे साथ हैं अब हम, और इसी कब्रिस्तान में रुकेंगे। फिर तो ठीक है ना, तब तो तू रुकेगा ना? विशाल ने कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं रुकना है इस कब्रिस्तान में। तुम लोग क्यों मुझे ज़बरदस्ती बोल रहे हो कि इस कब्रिस्तान में रुको? और तुम लोगों को दिख नहीं रहा है कि एक अजीब सी ठंड पूरे माहौल में हो चुकी है और तुम दोनों के हाथ कितने बर्फ़ की तरह बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं? मैं कहता हूँ चलो यहाँ से। इतना कहने के बाद विशाल कब्रिस्तान की बाहर की ओर चल ही रहा था कि अचानक ही सोनू ने उसके गले में रस्सी डाल वापस उसे कब्रिस्तान में घसीटने लगा। विशाल, सोनू ये तुम क्या कर रहे हो? मैं विशाल तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? विशाल चीख चीख के सोनू से कहे जा रहा था, पर सोनू ने उसकी एक नहीं सुनी और घसीटता हुआ एक पेड़ के पास ले गया। फिर रस्सी को पेड़ की एक डाल पे फेंक के दूसरी तरफ से खींचता हुआ विशाल को फांसी पे चढ़ाने लगा। विशाल बोलता है, सोनू ये तू क्या कर रहा है? रोहित, तू सोनू को रोकता क्यों नहीं है? तुम दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? विशाल के इतना चीखने पर भी उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी और देखते ही देखते विशाल फांसी की वजह से छटपटाने लगा। इतने में ही उन दोनों में से एक बोलता है, अब जब तू मर ही रहा है तो सुनता जा, हम वो नहीं है जो तू समझ रहा है। मैं हूँ सेनापति थॉमस हैंक और ये मेरा सिपाही है। तुम भारतीय हमेशा ही अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम थे और गुलाम रहोगे। इतना कहकर उन दोनों का शरीर धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों के पोशाक से ढक जाती है, जिनकी आंखों के सामने विशाल फांसी पर लटकता हुआ तड़प रहा था। विशाल के इतना तड़पने पर भी उन सिपाहियों को चैन नहीं आया। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक और तलवार से विशाल के शरीर को छल्ली कर दिया, जिससे विशाल की मौके पर ही मौत हो गई। अगली सुबह जब उसके दोस्त उसे लेने कब्रिस्तान आए, तब कब्रिस्तान के बाहर पुलिस और मीडिया की भीड़ लगी हुई थी, जिन्हें देखकर दोनों की सांसें तेज हो गईं। रोहित ने जब भीड़ के बीच जाकर देखा
तो उसे कब्रिस्तान के कोने पे पेड़ पे झूलती हुई विशाल की लाश दिखाई दी, जिसको देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए और चीखने भी लगे। इंस्पेक्टर भी उनकी चीख से समझ गया था कि ये दोनों लाश के जानने वाले ही होंगे, इसलिए दोनों की लाश की पहचान करने के लिए अंदर बुलाया गया। सोनू और रोहित ने जब विशाल की लाश को गौर से देखा तो उनकी भी रूह कांप गई। गले को जोर से दबाने की वजह से विशाल की आंखों की जो पुतलियां थीं वो बाहर आ गई थीं। आंखों की जगह 2 सिर्फ काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे और नीचे ज़मीन पे खून ही खून बिखरा हुआ था। साथ ही साथ गोलियों के खाली कारतूस भी बिखरे हुए थे ज़मीन पे, पर विशाल के जिस्म पर कट का एक भी निशान नहीं था। दोनों ने लाश को पहचान तो लिया था, पर अब ये केस पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था। पर पोस्टमार्टम से ये बात साबित हो चुकी थी कि बाहर से भले ही उसके शरीर पर कोई खरोच का निशान ना हो, लेकिन अंदर से उसका शरीर गोलियों से छल्ली पड़ा हुआ है और अंदर से मांस की जो नसें जिसको बोलते हैं, यहाँ तक कि हड्डियाँ भी कटी हुई हैं। पोस्टमार्टम में ये सारी चीज़ निकल के आई थी, लेकिन विशाल के शरीर के ऊपर एक भी निशान नहीं था। बहुत जांच पड़ताल के बाद भी केस कभी नहीं सुलझा और कुछ साल बाद सोनू और रोहित की लाश भी उसी रहस्यमयी तरीके से उसी पेड़ पर फांसी पर लटकी मिली और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही लिख के आया था जो विशाल की लाश के लिए लिख के आया था। तरीके से विशाल के शरीर पे एक भी कट का निशान नहीं था, उसी तरीके से सोनू और रोहित के शरीर पे भी एक भी कट का निशान नहीं था, लेकिन उनकी भी हड्डियां और नसें कटी हुई थी अंदर से। तो ये थी ऐसी 3 दोस्तों की कहानी जिन्होंने मजाक में ही अपनी जानें गंवा दी। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है दोस्तों, ये सच्ची भूतिया घटना पे आधारित कहानी है, जो कि लखनऊ के ही एक कब्रिस्तान में आज से करीब 50 से 52 साल पहले घटी थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दरख्वास्त करूँगा आप लोगों से भी कि इस तरीके के मजाक ना करें आप लोग भी। तब तक के लिए धन्यवाद।